आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने ईयूआरओ से संबंधित पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज इसी सीरीज में हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन से आपका बेनिफिट हो रहा होगा और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। बट एग्जाम के लेवल पे अगर आपको जाना है तो अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और साथ में अच्छे से समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है असुमेलित को पहचानिए, आइडेंटिफाई द मिसमैच। जब भी आइडेंटिफाई द मिसमैच का क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो सीरीज हमारे सामने लिखी हुई आंसर्स की, इनमें से डेफिनेटली तीन ऐसे विकल्प होंगे जिनमें सही आंसर आ रहा होगा, मतलब जो मैच कर रहे होंगे, और एक है जो मैच नहीं कर रहा। हमें वही ढूंढना है कि गलत कौन सा है। एग्जामिनर अगर समझदारी से करेगा तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि एक रैंडम आपको ऐसी सेक्शन दे दें और देखने से पता चल जाएगा कि मैच नहीं कर रहा है। और दूसरा है कि कुछ ऐसा घुमा फिरा के दिया जाए कि बच्चे को कंफ्यूजन हो और सही ढूंढने में दिक्कत हो। जैसे इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है धारा 5, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। अब हमें याद होना चाहिए कि नगर पालिका की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी का सेक्शन कौन सा है। मुझे याद आ रहा है कि ये तो सेक्शन नंबर 5 ही है। अगर 5 है इसका मतलब ये तो सही है, मैच कर रहा है, और हमें पहचानना है मिसमैच। दूसरा पॉइंट देखिए, धारा 10, वार्डों में विभाजन। अब मैक्सिमम बच्चों को, जैसे मैंने क्लास में याद करवाया, आप सबको याद होगा कि एक ग्रुप याद कर लीजिए, धारा 9 और धारा 10 ये दोनों वार्ड से संबंधित है। और जैसे धारा 9 10 हमें याद आती है तो ये तो दिख रहा है कि धारा 10 है तो वार्ड से संबंधित, लेकिन वार्ड से संबंधित दो धाराएं हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ अलग होगा। और मैंने पढ़ाते समय बताया था कि ये इसका, इस कानून का ड्राफ्टिंग एरर है, या ड्राफ्टिंग बेकार ड्राफ्टिंग हुई है, जिसकी वजह से एक ही चीज की दो दो धाराएं, तीन तीन धाराएं, पांच पांच धाराएं बना दी। कभी किसी चीज के बारे में पहले चैप्टर में लिखा है, उसी में पांचवें में लिखा, उसी में सातवें में लिखा, तीन जगह कर दिया उसको। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये पुअर ड्राफ्टिंग की वजह से है। नहीं तो वार्डों का एक सेक्शन होता सफिशिएंट था। लेकिन अब हमें याद होना पड़ेगा कि धारा 9 में क्या और धारा 10 में क्या। धारा 9 में आता है वार्डों का विभाजन, यानी कि डिवीजन इनटू वार्ड्स, और धारा 10 में आता है वार्डों का अवधारण या डेटर्मिनेशन ऑफ द वार्ड्स। तो दोनों वार्ड के हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक है वार्ड में विभाजन और दूसरा है वार्डों का अवधारण। अंग्रेजी में बोला जाए तो एक है डिवीजन और एक है डिटर्मिनेशन। धारा 10 डिटर्मिनेशन की अवधारण की है, धारा 9 विभाजन की है। यहाँ पे देखो जरा, धारा 9 वार्डों में विभाजन लिखा हुआ है, इसलिए ये मैच नहीं करता, गलत जवाब है ये। और अगर ये गलत जवाब है तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन याद रखना मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठेंगे, क्योंकि याद रह जाएगा कि धारा 9 वार्ड से संबंधित है और ये वार्ड से संबंधित तो है। धारा 10 भी वार्ड से संबंधित है, लेकिन ये देखना है कि वार्ड से संबंधित भी किस चीज की है। धारा 12, धारा 12 जो है वो है निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, यानी कि डेलीगेशन ऑफ वर्क ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल ठीक है। धारा 15, निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये भी ठीक है। तो हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 इतना शानदार प्रश्न है कि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से एग्जाम में जो दुर्घटना हो सकती है वो परीक्षा से पहले ही हो जाती है और परीक्षा में हमारा स्कोर ठीक रहता है। क्वेश्चन इतना शानदार है कि जल्दबाजी में एक बार तो मैं भी उसको गलत कर बैठा था, फिर मैंने देखा कि नहीं ये तो गलत है, तो मैंने उसको ठीक किया। तो यूं समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बेहतर है, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले बहुत सारी कर लो। इसी के लिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है और एग्जाम तक 30 दिन तक चलेगी। 30 दिन 30 टेस्ट, डेली एक टेस्ट देने को मिलेगा जो सब्जेक्ट वाइज होगा, और 7वें दिन आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देखने के लिए मिलेगा जो एग्जाम पैटर्न पे 120 क्वेश्चन पे होगा। और इसके साथ में एक खास बात क्या है कि परीक्षा में मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट पूरे राजस्थान में सबसे पहले हम लेके आए। ईयूआरओ की पिछली परीक्षा में, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ने झंडे गाड़े हैं। मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम हम लोग लास्ट के 30 दिन में दे रहे हैं वही टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं। तो यूं समझ लीजिए कि नाम मात्र की फीस में आपको मेंटरशिप वाली क्वालिटी मिल रही है। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नंबर से ले लेना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूँ। और इस प्रोग्राम से जुड़ना जरूर, क्योंकि आपके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि किसी नगर पालिका में टोटल पॉपुलेशन या जनसंख्या 5 लाख है। तो हम लोग ले लेते हैं टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हो गई हमारी 5 लाख, और उस पॉपुलेशन के अंदर फिर हमें पता है कि हर तरह की कम्युनिटी वहां पे होती है। तो इसमें से कुछ एससी एसटी की पॉपुलेशन होगी। तो क्वेश्चन पहले से ही बता रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या 1 लाख है। अगर 5 लाख में से 1 लाख ये है, प्रतिशत के रूप में निकालें तो ये आ गया 1 लाख बटा 5 लाख इंटू 100, और आंसर आएगा 20%। तो 20% जनसंख्या एससी एसटी की, उसके साथ में अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या भी है।
ओबीसी की जनसंख्या यहाँ पे है 1.5 लाख, और 1.5 लाख अगर हम लोग 2.5 लाख है, सॉरी। तो ओबीसी की जो जनसंख्या है अन्य पिछड़ा वर्ग की, वो 2.5 लाख है, और अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या है वो मिला के 1.5 लाख है। तो इस तरह से हमें दे रखी है, इसको मैं नाम दे दूं अनरिजर्व। ये तो सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बाद में एक और क्वेश्चन चीज बताता है कि इस नगर पालिका में टोटल मिला के 250 सीटें हैं, आपको बताना है ओबीसी के लिए कितनी सीटें होंगी। अब हमारा नॉर्मल पैटर्न क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं टोटल सीट कितनी है। तो ये हमने देख लिया टोटल सीट, टोटल सीट है 250। 250 में से सबसे पहले हम लोग आरक्षण देते हैं SC ST को, लेकिन SC ST को आरक्षण देने से पहले हमें सीटों का 50% निकाल लेना चाहिए। तो 50% सीट्स हम लोग निकालते हैं। 250 का 50% कितना आएगा, 125। तो 125 निकाल लिया। 125 में से SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें दे दो। जनसंख्या कितनी है SC ST की, 20%। तो 250 का 20% निकालेंगे। 250 का 20% कैसे निकलेगा, 250 गुणा 20/100 सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आ जाएंगी आपकी 50 सीटें। तो 50 सीटें हमने दे दी SC ST को। अगर SC ST को 50 सीटें मिली तो बची हुई सीटें ओबीसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या भले ही 2.5 लाख है या कितनी भी है, ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता, वो SC ST की सीटों पर डिपेंड करता है। तो ओबीसी सीट मिलनी चाहिए उनको कितनी, 125 में से 50 घटाओ, 75 सीटें मिलनी चाहिए। और अगर 75 सीटें मिलेंगी तो इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी। और जैसे ही हम जल्दबाजी में ये काम करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और परीक्षा में नंबर आएगा 0। ऐसा क्यों, यहाँ तक की गणना हमारी बिल्कुल सही है और सामान्य क्वेश्चन में ओबीसी की सीटें 75 ही आती, लेकिन इस कानून में एक सीलिंग भी है, अपर लिमिट भी है। और अपर लिमिट ये है कि ओबीसी की सीटें कभी भी टोटल सीटों के 21% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ओबीसी की सीटें कितनी परसेंट मिल रही है चेक करना पड़ेगा। टोटल आरक्षण हमने कितना दिया था, 50%। 50 में से SC ST को कितना आरक्षण दिया जनसंख्या के आधार पे, 20। तो इनको आरक्षण दिया 20%, 20 दिया। तो ओबीसी को कितना आरक्षण मिल रहा है, 30। 30% आरक्षण तो नहीं मिल सकता, कितना देना चाहिए, 21। इसलिए आंसर 75 सीट नहीं आएगा, 21% आरक्षण देंगे। 21% कैसे निकालेंगे, 250 सीटें गुणा 21%, मतलब 21/100। 10 से 10 कट जाएगा, और इसको अगर हम आगे सॉल्व कर देंगे तो ये टोटल आएगा 53 सीट्स। और हमारा जो आंसर होगा वो बी नहीं होगा, आंसर होगा डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। और इस तरह के जोरदार क्वेश्चन करने के लिए और परीक्षा में होने वाली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, और अभी तक तैयारी 0 है तो भी उस तैयारी को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज, बेस्ट क्वालिटी की टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। तो आइए हमारे साथ में, और अपने जो नंबर है, अगर अभी आप 60-70 पे अटके हो तो उनको आइए 90 तक, 100 तक, 100 से ऊपर तक ले जाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है धारा 13 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धारा 13 जो है वो कुछ कुछ आपको यही सारे पॉइंट दिखाती है। धारा 13 के पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट है न्यूनतम 18 वर्ष की आयु। इलेक्टोरल रोल में किसी को अपना नाम लिखवाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 18 साल की, ठीक बात है। विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। भारतीय नागरिकों का नाम ही हम मतदाता सूची में लिखते हैं, बाकी का तो नहीं लिखते हैं। नगर पालिका के उसी वार्ड में निवासी होना चाहिए, ये भी ठीक है। जिस वार्ड में आप रहते हो उसी वार्ड से आपका नाम मतदाता सूची में आएगा और वहीं पे आप वोट दे पाओगे। और चौथा है कि योग्यता संबंधी वर्ष की 1 जनवरी को, योग्यता संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को डिसाइड की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल का हो जाए तभी उसका नाम हम मतदाता सूची में लिखते हैं। तो नॉर्मली साल के पहले दिन देखते हैं हम लोग कि कौन कौन 18 वर्ष के हो गए। जिस वर्ष में मतदाता सूची अपडेट हो रही है उसके पहले दिन जो भी 18 वर्ष के हो जाएंगे उनका नाम मतदाता सूची में लिखेंगे। जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, और जैसे ही आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे तो गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन ठीक है कि मतदाता सूची में नाम लिखाने के लिए ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये सब धारा 13 में लिखा हुआ है। तो धारा 13 और धारा 14 अगेन यहाँ पे पुअरली ड्राफ्टेड है। एक धारा में दे दी क्वालिफिकेशन, एक धारा में दे दी डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि एक में योग्यताएं, एक में अयोग्यताएं। जबकि एक योग्यता भी अपने आप में अयोग्यता होती है। जैसे अगर ये लिख दिया कि व्यक्ति 18 वर्ष का होना चाहिए तो इसका मतलब 18 से छोटे का पंजीकरण नहीं होगा, तो एक चीज के दो मीनिंग निकलते हैं। बट धाराएं दो बना दी, 13 और 14, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। इनमें से विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए, ये धारा 13 में नहीं, ये धारा 14 में लिखा हुआ है। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों को
खूब कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत करने की संभावना पूरी पूरी बनेगी। तो आंसर हो गया हमारा धारा संख्या 14 यानी कि आंसर नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आकस्मिक रिक्तियों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो देखो आकस्मिक रिक्ति का मतलब होता है कि जब नगरपालिका की सीटों पे चुनाव हो जाता है और लोग शपथ लेके अपना सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, मेंबर एक बार बन जाते हैं। मेंबर बनने के बाद में किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए, अयोग्य हो जाए, या फिर कोई मेंबर ऐसा है जो अपनी सीट पे त्याग पत्र दे के चला जाए, तो इन सभी कारणों से नगर पालिका में मेंबर की सीट खाली मानी जाती है। और वो जो सीट खाली हुई है उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी है, आकस्मिक रिक्ति है। इस आकस्मिक रिक्ति को भरना पड़ता है वापस। हमें देखना है कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में कौन से कथन सही है। शायद धारा 27 सही है। तो देखो कौन कौन सी चीजें सही हैं। पहला है आकस्मिक रिक्तियां उपचुनाव द्वारा भरी जाएंगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। आकस्मिक रिक्तियों के लिए हम लोग बाई इलेक्शन कराते हैं और बाई इलेक्शन के माध्यम से ही हम लोग इन सीटों को भरते हैं। दूसरा है नया उम्मीदवार केवल शेष कार्यकाल के लिए सीट धारण करेगा। इसका मतलब है नई नगर पालिका का चुनाव हुआ, नए लोगों को 5 साल का कार्यकाल मिला, 5 साल के कार्यकाल में से एक व्यक्ति 1 साल तक अपनी सीट पे रह जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी कितना समय बचा हुआ है, 4 साल। मान लो कि इलेक्शन कराने के प्रोसेस में 5-6 महीने बीत गए, तो इसमें से आधा साल और काट दो। आधा साल अगर कट गया तो कितना बचा, 3.5 साल। जो नया व्यक्ति आएगा उसको सिर्फ 3.5 साल का ही कार्यकाल मिलेगा, उसको फ्रेश 5 ईयर्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर नंबर बी है कि नया उम्मीदवार केवल शेष कार्यकाल के लिए सीट धारण करेगा। न्यू कैंडिडेट विल होल्ड द सीट ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि 6 माह या उससे कम का कार्यकाल शेष है तो अगले चुनाव में रिक्तियों को भरा जाएगा। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 मंथ और लेस देन द वैकेंसी शैल बी फिल्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि मान लो चुनाव हुआ, नए लोग चुन के आए, उनको 5 साल का कार्यकाल मिला, उनमें से एक व्यक्ति मान लो कि 4 साल 8 महीने तक अपनी सीट पे रह गया, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी कार्यकाल कितना है, 4 महीने। 4 महीने बचे, तो अब हमें दोबारा बाई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, अब तो हम फ्रेश इलेक्शन तक वेट करेंगे। तो इसको यूं कह सकते हैं कि जब नया इलेक्शन होने में 6 महीने या उससे कम का समय हो तो बाई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं होती, सीट खाली रहेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल पड़े तो आपको बाई इलेक्शन कराना पड़ता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है। अगर सारे ही ठीक है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। नेक्स्ट है हमारा मतदान का अधिकार किस धारा से संबंधित है। राइट टू वोट कौन से सेक्शन से संबंधित है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने जानबूझ के धाराएं ऐसी दी हैं जो आसपास की धाराएं हैं, इसलिए देखो मैंने धारा 23, 24, 25 और 26 दे दी। अब सही आंसर तो हमें पता है कि कौन सा है, लेकिन आपको सभी धाराएं याद होनी चाहिए। तो देखो धारा 23 आपको याद होनी चाहिए कि धारा 23 है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ व्हीकल, लाउड स्पीकर एटसेट्रा, कि चुनाव के दौरान आप ध्वनि प्रचारक, लाउड स्पीकर, इन सब का यूज करेंगे या नहीं, वो है। धारा संख्या 25 अगर आप लोग देखेंगे तो धारा संख्या 25 जो है 24 जो है वो है हमारे लिए सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर, कौन कौन लोग सदस्य नगरपालिका में नहीं बन सकते। धारा 25 है मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, ये हमारा सही आंसर है, यही हमें चाहिए था। और धारा 26 जो है वो है निर्वाचन में मत देने की रीति, मैनर ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शन, मतलब वोटिंग जो होगी वो किस प्रकार से होगी, क्या वो बैलेट पेपर से होगी, क्या वो ईवीएम मशीन से होगी या किसी और तरीके से होगी। तो ये सारी धाराएं आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप सही आंसर कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट जो है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी रिमेनिंग जो है चर्चाएं वो हम लोग करेंगे अगली सीरीज में। आगे मैं फिर ऐसे वीडियोस आपके साथ साझा करता रहूंगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आराम से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इन क्वेश्चंस को पक्का कीजिए और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ आपके लिए इसमें सीखने की थी, सो दैट अगले क्वेश्चन में आप गलती से बचें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।